ब्लॉकचेन के बारे में। तो यार बहुत ज़्यादा अंडर द टेबल करप्शन होता है और इस करप्शन के अंदर क्या होता है, ब्लैक मनी के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। अब इन सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी डेटाबेस में स्टोर होता होगा, पर हम उस डेटाबेस को रिलायबल क्यों नहीं मानते? पहला रीजन क्योंकि हमारे पास उस डेटाबेस की एक्सेस नहीं होती, एंड दूसरा रीजन उस डेटाबेस का एडमिन कभी भी जाकर डेटा को चेंज कर सकता है, तो वो रिलायबल नहीं है। इसीलिए अगर हम ऐसा सिस्टम ले आए जो डिसेंट्रलाइज हो, मतलब एक इंसान के पास उसकी अथॉरिटी नहीं हो, सबके साथ वो शेयर्ड हो, और दूसरा उसको चेंज करना या मॉडिफाई करना नियर टू इम्पॉसिबल हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को यार हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर पाएंगे। तो ऐसा ही सिस्टम या ऐसा ही डेटाबेस ब्लॉकचेन होता है। ब्लॉकचेन यार 1990s में आया था जब इसकी रिसर्च शुरू हुई थी, बट एक्चुअली इंप्लीमेंट हुआ था 2009 में। 2009 में यार सतोशी नाकामोटो नाम के एक एनोनिमस डेवलपर ने बनाया था बिटकॉइन को ब्लॉकचेन की हेल्प से। तो तभी से जो क्रिप्टो करेंसी का बूम है वो वर्ल्ड में आया था। अब ब्लॉकचेन को आसान भाषा में समझे तो जैसे एक दुकान पर बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं कि कौन सा सामान आया, कौन सा सामान गया, किसके पास से आया, कहाँ गया। तो इस रिकॉर्ड्स की सारी किताब को हम लेजर या बही खाता कहते हैं। तो ब्लॉकचेन वही बही खाता है और उसका हर एक सिंगल रिकॉर्ड एक सिंगल ब्लॉक है। अब ब्लॉकचेन है ब्लॉक्स का चेन, मतलब इन रिकॉर्ड्स का चेन। अब एक सिंगल ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक के अंदर कुछ कुछ इंफॉर्मेशन या डेटा स्टोर्ड होता है। पहली चीज जो स्टोर होती है ब्लॉक के अंदर वो होती है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे बिटकॉइन के लिए स्टोर होगी ट्रांजैक्शन की इन्फॉर्मेशन कि बिटकॉइन किसके पास से आया और किसके पास जा रहा है। तो ऐसे ही अलग अलग यूज केसेस के हिसाब से अलग अलग डेटा स्टोर होता है। दूसरी चीज जो स्टोर होती है ब्लॉक के अंदर वो होता है हैश। अब हैश को हम एक यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। तो जैसे हम आधार कार्ड के लिए अपने बायोमेट्रिक्स देते हैं एंड उसके बाद हमें एक आधार नंबर मिलता है, वैसे ही ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डेटा ब्लॉक के अंदर स्टोर करा रहे हैं उसके हिसाब से एक यूनिक कोड यानी हैश जनरेट होता है। अब तीसरी इंफॉर्मेशन जो ब्लॉक में स्टोर होती है वो होता है प्रीवियस ब्लॉक का हैश। मतलब पुराने वाले जो ब्लॉक का हैश था वो अब अगले वाले ब्लॉक में भी सेव हो गया है, अब अगले वाले का उससे अगले वाले में भी सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लॉक्स की एक चेन बन रही होती है और इस चेन के अंदर सबसे पहला ब्लॉक जो भी किसी भी प्रीवियस ब्लॉक का हैश स्टोर नहीं कर रहा उसे हम कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक, जो सबसे पहले बनता है। तो हम एक तरह से ब्लॉक्स की हिस्ट्री ट्रैक कर पाते हैं। इसीलिए इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना आसान हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन को यूनिक रखना आसान हो रहा है, उसके साथ छेड़खानी करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए ब्लॉकचेन इतना सिक्योर है। अब सिक्योरिटी की बहुत सारी लेयर्स इंप्लीमेंट की जाती हैं ब्लॉकचेन में। तो यार अगर ब्लॉकचेन के अंदर हम निकले किसी भी ब्लॉक का डेटा चेंज करने के लिए तो क्या होगा? पहली बात तो जैसे ही हम उसका डेटा चेंज करेंगे वैसे ही उसका हैश चेंज हो जाएगा। हैश चेंज होने का मतलब है कि उसके अगले वाले ब्लॉक में भी इररेलेवेंट इनवैलिड इंफॉर्मेशन आ गई, मतलब गलत हैश आ गया, और उससे अगले वाले में भी गलत हैश आ गया। तो इस तरीके से जहां पर भी चेन के अंदर चेंज होगा उसके आगे वाला सारा डेटा इनवैलिड हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इस पर हम कह सकते हैं कि हम तो जाके जी सबका हैश चेंज कर देंगे। तो अगर आप सबका हैश चेंज करने निकलोगे तो उसके अंदर टाइम इतना ज्यादा लग रहा होगा कि हम सोच नहीं सकते। बिटकॉइन में एक ब्लॉक का हैश चेंज करने में 10 मिनट लग जाते हैं। तो अगर 1 करोड़ ब्लॉक्स हैं तो 200 साल लग रहे होंगे हमें सारे ब्लॉक्स का हैश चेंज करने में। तो यार ये टाइम वाली चीज इंप्लीमेंट होती है प्रूफ ऑफ वर्क नाम के एक कॉन्सेप्ट से। अब प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने कम से कम इतना यानी 10 मिनट का टाइम लगाया है उस ब्लॉकचेन में वो चेंज लाने में। और तीसरी एक एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो इसके अंदर आ रही होती है वो ये होती है कि नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग हैं उन सब के पास पूरे के पूरे ब्लॉकचेन की कॉपी है। मतलब अगर आप एक कॉपी के अंदर चेंज करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ब्लॉक जो है जिसे आप चेंज करना चाहते हैं वो सबके पास शेयर करना पड़ेगा। अब सबसे एक वोट आएगा कि क्या ये ब्लॉक में जो आप चेंज कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। अगर चेंज सही नहीं हुआ मतलब मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने वोट किया कि आप टैंपर कर रहे हैं हमारे डेटा के साथ, तो क्या होगा, तो आपका जो चेंज है वो रिजेक्ट हो जाएगा और चेंज नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके की वोटिंग सिस्टम को हम कंसेंसस रूल कहते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। तो अगर आपको कोई भी नया डेटा ऐड करना है, नया ब्लॉक ऐड करना है, तो भी पहले आप 10 मिनट लगाकर उसको क्रिएट करोगे, उसके बाद सारे नेटवर्क में आप उसको शेयर करोगे, एंड जब मेजॉरिटी लोग बोलेंगे कि ये नया चेंज सही है तभी वो ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर रहा होगा। तो इस तरीके से यार अगर आपको
ब्लॉकचेन को हार्म कर रहे हैं तो पहले तो आपको बहुत सारा टाइम लगाना पड़ेगा हैश चेंज करने में, और दूसरा आपको मोर देन 50% ऑफ द नेटवर्क को ओन करना पड़ेगा मेजॉरिटी वोट के लिए। तो यार ब्लॉकचेन बहुत सारी डोमेन्स में आजकल यूज हो रहा है। सबसे बूमिंग जो डोमेन है वो है क्रिप्टो करेंसी की डोमेन। क्रिप्टो करेंसी में अगर बिटकॉइन का एग्जांपल ले तो बिटकॉइन की वैल्यू आजकल इतनी बढ़ गई है। अब बिटकॉइन ने क्या किया है, बीच के जो बैंक्स, जो मिडिलमैन होते थे, उनको एलिमिनेट कर दिया है। पहले अगर इंडिया से यूएसए मुझे पैसा भेजना होता था तो हम यहाँ से रुपये भेजते थे, बैंक के पास वो जाता था, बैंक उसको डॉलर में कन्वर्ट करके यूएस भेज देता था और अपनी कुछ बीच में फी चार्ज कर लेता था। अब मुझे डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी भेजनी है तो मैं डायरेक्टली बिटकॉइन को भेज सकती हूँ, एंड उसके अंदर जो फी होगी वो बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू बैंक्स। एंड जैसे गोल्ड एसेट टू एसेट ट्रांसफर होता है, वैसे ही बिटकॉइन भी बिटकॉइन टू बिटकॉइन ट्रांसफर हो जाएगा, कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा होगा करेंसी का। उसके अलावा जो यूज केसेस आते हैं यार, वो होते हैं रियल एस्टेट की डोमेन में, जहां पर नोटरी का काम आजकल ब्लॉकचेन की हेल्प से हो रहा है। तो जो भी रियल एस्टेट के बाइंग सेलिंग के रिकॉर्ड्स हैं वो सारे ब्लॉकचेन में स्टोर हो जाते हैं, और इससे हम हिस्ट्री भी ट्रैक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की। तीसरा जो यूज केस है यार, वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स में है, जहां पेशेंट के रिकॉर्ड जो है वो स्टोर होते हैं ब्लॉकचेन के अंदर। तो डॉक्टर्स जो है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाते हैं एंड पेशेंट्स का डेटा भी सिक्योर रहता है। तो यार हम ब्लॉकचेन्स का यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, बिजनेसेस के लिए। तो या तो हम शुरुआत से स्क्रैच से अपने लिए ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी लैंग्वेज को यूज करके, या फिर ऐसी ब्लॉकचेन्स एग्जिस्ट करती हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं कोड की हेल्प से। तो इन ब्लॉकचेन्स के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नाम की चीज होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को हम रियल कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह समझ सकते हैं, बस वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होकर डिजिटल फॉर्म में आ गया है। आसान भाषा में बोले तो एक कोड की तरह है जो डिफाइन करेगा कि लेन देन जो होना है डेटा का वो किस तरीके से होना है। तो ब्लॉकचेन के अंदर आप ये कोड डाल देंगे एंड उसके बाद जितना भी आपका डेटा ट्रांसफर होगा वो उस कोड के थ्रू, उस एल्गोरिथम के थ्रू होता है।